तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सारा केस स्टडी, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक सारे केस स्टडी आपको इस वीडियो में सीखने मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो देख लिया तो आपको सारे केस स्टडी आसानी से समझ में आने लगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड से। फर्स्ट में क्यों नहीं किए? बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में केस स्टडी नहीं है, सेकंड चैप्टर में आते हैं। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिया है यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 और आपको टोटल यूटिलिटी दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। आपका पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मतलब हमें क्या करना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का क्या बनाना है, कर्व बनाना। तो अब देखते हैं हम लोग कर्व कैसे बनेगा। पहले आपको क्या करना है ना, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होगा और आपका यहाँ पर क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। और एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है यूनिट ऑफ कमोडिटी। आपको एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, यूनिट ऑफ कमोडिटी। और वाई एक्सिस पे लिखना है आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म लिखना रहेगा, ठीक है। अब आपका जो यूनिट ऑफ कमोडिटी है वो आपका कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे। ये कितना आपका 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब जो आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, तो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो आपको जो यहाँ पर नंबर लेना है वो 15 या 16 तक, 15 के ऊपर तक एक दो नंबर आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे स्केल ना 2 का लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लिया है। 2 क्योंकि ये सारे नंबर ना उसके आसपास, 1 लूंगा ना तो 15 16 ना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए 2 लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहले 2 4 6 8 10 12 14 और लास्ट वन 16। अब पहले टोटल यूटिलिटी को ड्रॉ करते हैं, देन मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट पे कितना था आपका, यहाँ पे फर्स्ट लिखना था 1, फर्स्ट यूनिट पे कितना था आपका 6, तो 1 पे कितना है आपका 6, मतलब दोनों स्टार्टिंग में क्या होते हैं, सेम होते हैं। देन सेकेंड यूनिट पे आपका कितना 11, तो आपका सेकेंड यूनिट है 11, आपका इसके बीच में आएगा कहीं पे। आप इसको स्केल से भी कर सकते हो अगर चाहिए आपको, एकदम प्रॉपर चाहिए तो। देन आपका ना थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट पे आपका कितना 15, तो आप देखो ये थर्ड यूनिट पे गए यहाँ पे ऐसा, और 15 आपका कहाँ पर आएगा, 14 और 16 के बीच में, इधर दे दिया आपने। देन आपका क्या है वापस से फोर्थ यूनिट पे भी कितना है आपका 15, तो आपको ये फोर्थ यूनिट पे लेके आना है। और ये सेम आपको जहाँ पे आपने ये पहला वाला ड्रॉ किया है उसके सामने लिखना है, क्यों, ये दोनों भी क्या है आपका 15 है। देन आपका फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट पे कितना है आपका 14, तो आपने ये फिफ्थ यूनिट पे रखा स्केल। देन आपको ये कितने पे टिक करना है, 14 पे, 14 आपका यहाँ पर है। मैंने क्या किया वापस समझा देता हूँ। पहले क्या किया, फर्स्ट यूनिट पे गए, वहाँ पे 6 था, सेकंड पे कितना था आपका कुछ 11 था समथिंग, तो फर्स्ट और इसको ऐड कर दिया। देन थर्ड यूनिट पे आपका कितना था 15, फोर्थ यूनिट पे भी कितना था 15, एंड फिफ्थ यूनिट पे आपका क्या हो गया था, ये डिक्लाइन हो गया था। तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। टीयू का हो गया आपका। अब इसी तरीके से आपको एमयू को भी ड्रॉ करना है। एमयू फर्स्ट यूनिट पे आपका 6 है, सेकेंड यूनिट पे आपका कितना है 5th है, तो आप ऐसा सेकेंड यूनिट पे रख लो और इसको फिफ्थ मतलब 4 और 6 के बीच में आपका इधर आ गया। देन आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट पे आपका कितना है 4 है, तो आप ये थर्ड यूनिट पे लेके गए और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, 4 के सामने डॉट कर दिया। फिर आपका फोर्थ यूनिट पे कितना है 0, तो 0 तो आपका इधर आ गया, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पर ये हो गया। और फिफ्थ यूनिट पे क्या था आपका -1, ये आपका ऐसा हो गया। तो आपको इसको ड्रॉ करोगे जब, आप इसको स्केल से भी कर सकते हो और हाथ से भी कर सकते हो। तो देखो ये आपका स्ट्रेट ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया MU। अब यहाँ पर ना जो ये पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बेस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, बेस यूटिलिटी। और आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी क्यों बोलते हैं, इस समय क्या होता है ना, आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आपका 0 होता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते भी। ये आपने पहले ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन देखना है। अब सेकंड नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। देखो आपका टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम था इधर, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका कितना है 0, तो इसका आंसर आएगा आपका 0 लिखना आपको। थर्ड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट सेकंड में आपको बी पूछा है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, मतलब टोटल यूटिलिटी आपका यहाँ से भी क्या होने लगा है, फॉल होने लगा है। उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो रहा है, देखो
यहाँ पे नीचे आ गया, और नीचे वाला क्या होता है आपका, ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर का एक केस स्टडी हो गया। अब आप थर्ड चैप्टर में देखते हैं, थर्ड ए में, कि इसमें कोई केस स्टडी क्या, इसमें तो होगा ही, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में से आपको एक केस स्टडी ना हर साल पेपर में ना देखने को मिलता है। जैसे देखो ये आपका केस स्टडी है, ये केस स्टडी मैं आपको भी यहाँ पे समझा देता हूँ, इसका एक डायग्राम भी है, वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये बोला है, आपको ये क्वांटिटी डिमांड दिया है, प्राइस दिया है, कंज्यूमर ए बी सी दिया है, और मार्केट डिमांड दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, पहले ये डिमांड शेड्यूल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों को आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है, और ये प्लस करने का आपको मिलने वाला है 2 मार्क्स। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 15, और यहाँ पे 12। तो आप जब इसको प्लस करोगे 15 और 16 आपका कितना हो गया 31, 31 और 12 कितना हो जाएगा आपका 43। फिर आपको दिया हुआ है 12, 11 और 10, तो इसको आप जब प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 33। फिर 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 10 27, फिर 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 आ गया आपका 18। ये रॉन्ग लिखा है शायद, ये आपका 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर आपका 18 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये डिमांड शेड्यूल फिल हो गया। इसका कितना मार्क्स मिलेगा आपको 2 मार्क्स। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन द अबाव मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आपको इसको ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको डायग्राम बनाने के लिए। आपको क्या करना है, नीचे लिखना है आपको क्वांटिटी डिमांड, क्या लिखना है, क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर लिखना है प्राइस। यहाँ पर आएगा आपका x, और यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आएगा 0। अब आपको ये शेड्यूल देख लेना है। प्राइस आपका क्या है 25, आप 25 30 35 आप 5 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें 10 ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50, लास्ट नंबर तो 40 है सबसे बड़ा, तो यहाँ तक ठीक है। देन आपका मार्केट डिमांड जो दिया है, तो मार्केट डिमांड में भी आपका नंबर सबसे बड़ा कौन सा है 43, तो ये भी 50 तक ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आया पहला 10 20 30 40 एंड 50, ये आपका बन गया डायग्राम, ठीक है। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी ड्रॉ करना बाकी है। अब जब प्राइस 25 था, डिमांड कितना है आपका 43, अब प्राइस 25 मतलब यहाँ पर कहीं पे प्राइस होगा, और डिमांड आपका कितना 43, मतलब इसके बीच में यहाँ कहीं पे। तो ये आपको ये लाइन को ना ऊपर तक ड्रॉ करना है, जिससे आपका बन जाएगा। जैसे देखो ये 43 है, यहाँ पर ले लिया मैंने, और प्राइस कितना है आपका 25, तो थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, इसको आपको 25 तक लिखना है, ये ऐसा कर दिया आपने, और यहाँ से आपका 25 है ना, तो यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर देना है। ये हो गया, देखो आपका प्राइस होगा 25 और डिमांड हो गया 43। देन आपका प्राइस अभी कितना हो गया 30 मतलब ऊपर आ गया, एंड डिमांड कितना हो गया 33 आपका यहाँ कहीं पे आएगा इधर से। तो यहाँ से आप 30 से ऐसा ना ड्रॉ कर लो, ऐसा 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 यहाँ से, और ये 30 से ऐसा ज्वाइन कर दो, ये आ गया आपका सेकंड। फिर आपका अभी प्राइस कितना है 35 और डिमांड कितना है 27 मतलब 30 से थोड़ा सा कम रहेगा, और आपका डिमांड कितना 35 ये बीच में आएगा। यहाँ पे यहाँ से आपको कहाँ तक लेके आना, ये 27 यहाँ से ले लेता हूँ, ये हो गया आपका 27 वाला। फिर आपका लास्ट है जब प्राइस आपका कितना 40 है और डिमांड कितना है आपका 18 मतलब 20 से कम, तो आपने यहाँ से करना है कहाँ तक 40 तक, तो ऐसा। इसे भी आपको अभी क्या करना है, अब ये आपका डिमांड बन गया। आपको कर्व ड्रॉ करना है, तो आपको ना यहाँ से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन देना पड़ेगा, मतलब क्रॉस में स्ट्रेट लाइन, ये रहा। ये आपका जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं डी। आपका जो डी है वो क्या है, डिमांड का है, और इसका स्लोप क्या है डाउनवर्ड। अब ये क्या है, डी आपका मार्केट डिमांड, और इसका स्लोप क्या है डाउनवर्ड। इस तरीके से आपका ये पहला केस स्टडी कंप्लीट होता है। अब ये केस स्टडी ना आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। देन हम लोग अभी ना सेकंड केस स्टडी देखते हैं। इसी में सेकंड केस स्टडी है, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको दिया है। अब ना आपको पहले ये देख लेना कि क्या दिया आपको। ये ओपी आपका ओरिजिनल प्राइस है,
और ये ओ की आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या हुआ ना, पहले क्वांटिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, फिर आपकी यहाँ पे शिफ्ट हुई, बट प्राइस आपका सेम है। और जब ये प्राइस आपका सेम होता है उस केस में आपका कौन सा है, एक्सपांसन है कि कॉन्ट्रैक्शन है या इंक्रीज है या डिक्रीज, वो आपको देखना होता है। यहाँ पे लिखा है राइटवर्ड शिफ्ट इन अ डिमांड को, जब डिमांड राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, इंक्रीज। जब आपका राइट में शिफ्ट रहेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, और जब लेफ्ट में शिफ्ट रहेगा तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। देखो आपको दोनों क्वेश्चन पूछा है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। अब प्राइस ओपी, अभी देखो ओपी इसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्या लिखना है, कांस्टेंट, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, CONSTANT, कांस्टेंट। अब फिर क्या बोला है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व्स अंडर। अब एक होता है आपका वेरिएशन इन डिमांड और सेकंड होता है चेंज इन डिमांड। तो इंक्रीज और डिक्रीज आपका आता है चेंज इन डिमांड में। तो ऐसा आपको 4 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा राइटवर्ड शिफ्ट, तो आपको लिखना है एक्सपांसन इन इंक्रीज इन डिमांड, फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज किस में आता है आपका, चेंज इन डिमांड। फिर आपको ना यहाँ पे एक और केस स्टडी है, मतलब एक ही चैप्टर में आपको 3 केस स्टडी दिया है। फर्स्ट चैप्टर में तो केस स्टडी नहीं था, सेकंड में एक था, थर्ड में आपको 3 केस स्टडी दिया। अब यहाँ पे पूछा है डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश इन अ डिमांड। अब ना आपको ना ये एरो देखना है, अगर आपको ना ये एरो नीचे साइड दिख रहा है तो इसका मतलब होता है एक्सपांसन इन डिमांड। अगर ये एरो ना आपको ऊपर साइड दिख रहा है ना तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आपको जो पहला डायग्राम है, डायग्राम ए में हम लोग को क्या दे रहा है, एरो नीचे दिख रहा है तो इसका मतलब एक्सपांसन इन डिमांड। एरो कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, मतलब ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन। अब ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको दिख रहा है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर आपका ये जो साइड है इसे बोलते हैं लेफ्ट साइड और इस साइड को क्या बोलते हैं, राइट साइड। तो इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो इसका आंसर आ गया लेफ्ट साइड टू राइट साइड। इन अ डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, इसमें क्या होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, ये आपको 4 ऐसा याद रखना है, आपका तीनों के स्टडी इसमें कंप्लीट होता है। तो आपका पहले में क्या था, टोटल डिमांड को प्लस करना था और डिमांड को बनाना था। इसमें राइटवर्ड शिफ्ट एक्सपांसन सबका इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज, और फिर आपका ये दोनों एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला बताना है आपका। इस तरीके से थर्ड चैप्टर का भी केस स्टडी होता है। अब हम लोग थर्ड बी में करते हैं। थर्ड बी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 8 मार्क्स का सीखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके रिलेटेड ना क्वेश्चन आपको आते हैं। देखो यहाँ पर आया हुआ है ये वाला। अब यहाँ पर क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइंस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको जो पहले हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर दो फटाक से, तो जिससे ना आपको ये समझने में ना बहुत ईजी रहेगा। जैसे पहले परफेक्टली इलास्टिक था, एडी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट था और ये इसका डायग्राम था। और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक था, इसका स्ट्रेट लाइन था, मतलब आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन था, एडी इज इक्वल टू कितना था, 0 था। फिर आपका यूनिटरी इलास्टिक था जहां पे एडी इज इक्वल टू क्या था, 1 था। फिर आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था, ईडी ग्रेटर देन 1 था। फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक, ईडी इज लेस देन 1। अगर आपको ये 5 डायग्राम आते हैं तो ये आपका पहला केस स्टडी हो जाएगा। जैसे ये पहला लिखा हुआ है, क्या पूछा आपको, आइडेंटिफाई एंड डिफाइंस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला आपका क्या है, आपका ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आपका इसका आंसर क्या लिखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और ईडी भी लिख देना, ईडी इज इक्वल टू 0। अब आपका ये क्या है, आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और इसमें ईडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। फिर ये देखो आपका, देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, डिफरेंस। अगर जब डिफरेंस सेम दिखता है तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसमें क्या होता है आपका, ईडी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखो आपका ये जो क्या हुआ, फॉल आपका कम हुआ, बट ये राइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे ईडी क्या था आपका, ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम भी, मतलब ये केस स्टडी भी कंप्लीट होता है। फिर आपको ये केस स्टडी है। अब ये केस स्टडी समझने के पहले आपको ना ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आपने समझ गया तो आपको वो केस स्टडी समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको एक्स एक्सेस दिया है और वाई एक्सेस दिया है। एक्स एक्सेस पे आपको बी दिया हुआ है और वाई एक्सेस पे आपको ए दिया है, और आपका इसमें ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आपको मिड में क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1।
ईडी इज इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट मतलब हो जाएगा आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और ईडी इज इक्वल टू 0 ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये आपका होगा रिलेटिवली इलास्टिक और ये होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा वो देखते हैं। In the following diagram, AE is a demand curve. On the basis of above diagram, state whether the following statement are true and false. आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है। डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब पॉइंट सी में बोला है, ये बोला है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। यहाँ पर क्या होता है, ईडी लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 होने पे आपका क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक। अब बी पे ये बोल रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक है, तो यहाँ पर नहीं है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कहाँ पे आपका डी पे है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फॉल्स। बी पे जो है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। फिर डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब डी पे आपने देखा अभी यूनिटरी इलास्टिक था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। डिमांड एट पॉइंट ए इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ए के ऊपर आपका परफेक्ट इलास्टिक है, तो ये आंसर इसका राइट है, और इस पे क्या हुआ आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये केस स्टडी भी दोनों आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ चुका है ऑलरेडी, तो इस पे चांसेस है कि वापस से रिटर्न ये आ सकता है। लेट्स सी, अभी सप्लाई का पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में क्या केस स्टडी दिया हम लोग को, तो यहाँ पर भी हम लोग को 2 केस स्टडी दिया है। ये दोनों को भी हम लोग अभी समझ लेते कि क्या दिया है। दोनों में डायग्राम ड्रॉ करने दिया होगा, तो मैं एक ड्रॉ करूंगा और एक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सप्लाई शेड्यूल ऑफ चॉकलेट्स दिया हुआ है, आपको प्राइस दिया है, क्वांटिटी सप्लाई दिया है। ये बहुत ईजी है, जैसे आपने डिमांड में किया सप्लाई में। कंप्लीट द अबाव सप्लाई शेड्यूल। अब आपको सप्लाई शेड्यूल कंप्लीट करना है। यहाँ पे 200 लिखा है, फिर गैप है, फिर 300 है, फिर 350। आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 50 से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सारे ही नंबर में ना 50 से इंक्रीज करना है। जैसे 200 है, प्लस 50 करोगे तो 250, प्लस 250 करोगे तो 300, प्लस 50 आपका 350, फिर ये 400, 450 और 500। आपका इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अबाव सप्लाई शेड्यूल। अभी इसी का क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। तो देखो अभी हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और तीसरा आपको रिलेशनशिप बताना है। तो अभी देखो आपका प्राइस दिख रहा है 10, 15, 20, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो क्वांटिटी सप्लाई है 200, 250, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और अगर सपोज एक डाउनवर्ड जा रहा है और एक अपवर्ड जाना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपका ये पहला आंसर और दूसरा आंसर, ये दोनों के ऊपर 1-1 मार्क्स होगा, और ये डायग्राम के ऊपर आपको कितने मार्क्स हो सकते हैं, 2 मार्क्स। तो मैं आपको ये सप्लाई का ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले हमें एक्स एक्सिस पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिखना है वाई एक्सिस। तो कभी भी आपको डायग्राम जब पेपर में आएगा तो आपको इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ करना है। पहले यहाँ पे लिखना है आपको क्वांटिटी, सप्लाई है ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको सप्लाई, डिमांड रहेगा तो डिमांड, और यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस। ये आपने लिख लिया। अब आपको नंबर देखना है, प्राइस आपका कितना है 10, 20, मतलब 10 के इसमें, तो आप इसमें 10 से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा ज़्यादा ले लिया। और यहाँ पर केस जो आपके नंबर है ये आपको दिख रहा है कि 100 के इसमें, तो आपको 100 से 500 तक लेना है। तो आप पहले ले लो यहाँ पर 100, 200, 300, 400 एंड 500 आपका लास्ट था। अब इसे ड्रॉ करना है। तो आपको दिया स्टार्टिंग में जब प्राइस कितना था 10, तो सप्लाई कितना है आपका 200, तो आपका 10 पे कितना है 200, तो दोनों आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना। तो लास्ट में देखा था हमने अभी थोड़े टाइम पहले, ऐसा ऐसा हमने ड्रॉ किया था। फिर आपका कितना है 15 पे 250, तो 15 मतलब आपका दोनों के बीच में आएगा, और 250 भी कितना आएगा, दोनों के बीच में। तो आपको ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देन आपका कितना है 20 पे 300, ये 20 है और ये 300 है, तो दोनों आपका पॉइंट यहाँ पर आकर मिलने वाला है। तो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको साथ समझ में आ जाएगा। फिर आपको कितना दिया है 25 पे 350, 25 आपका इधर है और 350 है दोनों के बीच में, तो आपका ये डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको दिया है 30 पे 400, 30 आपका इधर है, 30 पे आपका 400, 400 इधर आ गया। फिर आपको दिया है 35 पे 450, 35 इसके बीच में आएगा और 450 इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पर आ गया।
फिर आपका लास्ट 40 पे कितना दिया है 500, ये 500 है आपका, ये 40 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अब इसका कर्व बनाना है आपको, इसमें ज्वाइन करना है जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को ऐसा ज्वाइन कर देना, तो ये आपका आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया था, तो हमारा ये आ गया था, हमारा डायग्राम भी ड्रॉ हो गया था। अब क्या करना है, हमें ये वाला करना है। इसके पहले आपने ये डायग्राम देख लेना, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, आपका सप्लाई कर्व आ जाएगा। फिर अभी हमें क्या करना है ना, ये वाला करना है क्वेश्चन। ये वाले में क्या दिया है, ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ पोटैटोज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जैसे आपका डिमांड, मार्केट डिमांड क्या था वैसा ही है। अब यहाँ पर आपको प्राइस दिया है और ए बी सी 3 फर्म दिया और मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई में क्या करना है, ये तीनों को ऐड करना है। अब आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डैश है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 45 है। 20 + 45 कितना हो जाएगा 65, और यहाँ पे आंसर कितना दिया 100। तो आपको ये तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 100 है, तो आपको ये दोनों का कितना आ गया 65। तो आप क्या करो, ये 100 में से 65 को माइनस कर दो, आपका आंसर कितना देगा 35। और थर्ड वन सेकंड वन में क्या ये गैप है ना, तो ये तीनों को आपको ऐड करना है। आपने जब ये तीनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 112। अब थर्ड वाले में यहाँ पर डैश है आपका, तो 40 + 55 आपका हो जाएगा 95, और 135 में से 95 आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर लास्ट वन 44 + 50 आपका आ जाएगा 94, और इसमें से 94 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 60। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। और जो इसका ड्रॉ करना है डायग्राम, ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ये आपको ड्रॉ करना है। जैसे हम लोगों ने सप्लाई का सॉरी डिमांड का किया था, वैसे ये सप्लाई का यहाँ पे जो डायग्राम बना था सेम ऐसे डायग्राम आपका बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बस ये नंबर्स चेंज हो गए। ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। आई थिंक सो यही लास्ट चैप्टर है आपका केस स्टडी में, जिसको टेक्स्ट बुक में दिया है। उसके अलावा एक चैप्टर में और दिया, बट वो आपको पैराग्राफ फाइंड करना, वो भी देख लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर आपको दिया है ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखो अभी आपको क्या दिया है, डिमांड दिया है, डिमांड इन डजन 500 400, फिर गैप है। तो आपको दिख रहा है कि जो गैप है वो कितना आपका 100 का, तो 5 4 3 2 1, तो ये आपका फिल हो जाएगा। और सप्लाई 100, फिर बीच में गैप है, फिर 300, फिर 500। आपको दिख रहा है कि हर एक के बीच में साथ 100 का गैप होगा, तो 100 200 300 400 500, इस तरीके से आपका टेबल ये कंप्लीट होगा। अब इसका ना डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों भी दिया है। तो आपको कैसे करना है, देखो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर आपका ये केस स्टडीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको ये थोड़ा रफली बताता हूँ, ठीक है। आपको ऐसा ड्रॉ करना है और ऐसा लेना है, ओके। ये कर दिया आपने। यहाँ पे आपको लिखना है प्राइस। प्राइस आपका क्या दिया है 10 20 30 वगैरह दिया है ना, तो आपको यहाँ से लिखना है 10 20 30 40 50। ये मैं रफ में बना रहा हूँ, आपको क्लियरली बनाना है। फिर ये आपका जो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई 100 200 300 400 एंड 500 एंड सो ऑन दिया है। यहाँ पे आपका होगा क्वांटिटी डिमांड एंड